हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के पार्ट 2 के बारे में। जो मैंने कल पार्ट 1 बता दिया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके पहले देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, इससे समझ में नहीं आएगा। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। मैंने पार्ट 1 में कल ये बताया था कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगा, आखिर हमें पता कैसे चलेगा। उसमें कुछ मैंने पॉइंट दिया था कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और था गैस में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन। यही सब मैंने पॉइंट कुछ दिया था। चलिए इसको देखते हैं। अवस्था में परिवर्तन क्या हुआ? अवस्था मतलब अगर मोमबत्ती है, मोमबत्ती को अगर जलाएंगे तो वो क्या द्रव हो जाएगा, उसका नीचे गिरेगा तो वो द्रव हो गया, और फिर कुछ भाग उसका वाष्प में उड़ जाता है। अब देखिए, मोमबत्ती क्या था, ठोस था, द्रव हो गया, फिर गैस हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब देखिए रंग में परिवर्तन। चलिए मैं आपको एग्जांपल इसमें लेकर दिखाता हूँ। इसमें एग्जांपल दिया है, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्ल विलयन करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट दोस्तों जो कि K2Cr2 वो 7 होता है दोस्तों, इसका अम्लीय विलयन जो होता है, इसमें दिया हुआ है अम्लीय विलयन इसका नारंगी होता है, अम्लीय विलयन इसका नारंगी होता है। अगर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो इसका, अगर इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो विलयन का रंग नारंगी हो जाता है। पहले क्या था, अम्लीय विलयन इसका बैगनी था, अगर सल्फर डाइऑक्साइड मिलाए तो ये नारंगी होगा, तो रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो रंग में परिवर्तन समझ गए। अब देखिए गैस में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन क्या हो रहा है, जैसे हम गैस में परिवर्तन भी शायद इसमें उदाहरण दिया हुआ है, मैं आपको उदाहरण इस तरह समझता हूँ। इसमें दिया हुआ है दानेदार जस्ता, जिंक, जिंक दोस्तों दानेदार जैसे होता है, दाना देने से वैसा होता है। अगर इसमें हम H2SO4 का अभिक्रिया कराएंगे तो इधर बनता है Zn और होता है Zn SO4 और H2। अब देखिए एक दानेदार जिंक था, जिंक दानेदार था, आपको याद रखना। अब H2SO4 क्या अम्ल है, इसको अभिक्रिया कराए तो H2 गैस निकला, तो गैस में परिवर्तन हो गया। अब चलिए अब ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन क्या हो गया, आप चूना देखेंगे ढेला वाला जो बाजार में बिकता होगा, तो वो ले लीजिए, उसको काली चूना बोलते हैं, CaO उसका सूत्र होता है। उस पर अगर एक ठेपी पानी गिराएंगे या एक बूंद, तो उसमें काफ़ी मात्रा में उष्मा निकलने लगती है, तो ताप में परिवर्तन हुआ। चलिए ये तो कल की बात होती है, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि H2 + O2 = H2O, N2 + H2 NH3, ये सब तो रासायनिक समीकरण है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों के संकेत एवं सूत्र, संकेत एवं सूत्र, भाग लेने वाला, ये दोनों भाग लिया है और ये बना है। देखिए जो भाग लेगा उसको अभिकारक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिकारक। ये भाग लिया है, ये भी भाग लिया, इसको अभिकारक बोलेंगे, याद रखिए। ये भी भाग लिया, ये भी भाग लिया, अभिकारक बोलेंगे। अब ये दोनों जो आपस में भाग लेकर अभिक्रिया जो क्या है, इससे बना है हमारा उत्पाद। ये हो गया रासायनिक समीकरण, यानी कि इधर वाला अभिकारक होगा, उधर वाला उत्पाद होगा, यानी दो मिलेगा वो उत्पाद उधर बनेगा। अब चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, आखिर रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका कैसे होता है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखें। चलिए यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों के रूप में लिखा जाता है एवं इसे बाईं तरफ लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का अभिकारक, अभिकारक मैंने जस्ट बताया, इधर वाला अभिकारक होता है, उनके संकेतों, संकेतों में उसका जो सिंबल होता है के रूप में लिखा जाता है, इसे बाईं तरफ लिखा जाता है। मतलब अभिक्रिया जो अभिकारक है इसे बाईं तरफ लिखा जाता है। जैसे देखिए ये अभिकारक है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड है, यानी बाईं तरफ लिखा हुआ है, ये समझ गए। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, अभिकारकों के सूत्रों के बीच प्लस का चिन्ह दिया है, ये दोनों अभिकारक, इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, समझ गए। तीसरा है अभिकारकों के प्रतिफल या उत्पादों को उनके संकेतों के रूप में दाएं तरफ लिखा जाता है। अभी जस्ट बताए उत्पाद प्रतिफल, यानी उधर जो बनेगा जो, अब देखिए ये उत्पाद बना है, उत्पाद बना है, अब इसको किधर लिखना है, हमको दाएं तरफ, यही बोल रहा है दाएं तरफ लिखना, लिखा है ना दाएं तरफ दोस्तों। चलिए चौथा पढ़ लेते हैं, प्रतिफलों के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। मतलब देखिए अगर किसी दो पदार्थ का अभिक्रिया कराएंगे तो उधर दो पदार्थ बन सकता है, दो प्रतिफल बन सकता है, तो उसके बीच में हम प्लस का चिन्ह देते हैं। पाँचवा देखिए,
अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर द्वारा बताते हैं। तीर देखिए, ये दोनों अभिकारक हो गया और ये प्रतिफल, यानी कि ये इधर वाला अभिकारक उधर वाला प्रतिफल, इन दोनों को हमें एक तीर से दर्शाना होता है। आप मैथ में देखेंगे ना, इसको इंग्लिश में एरो बोलते हैं। देखिए, इधर वाला अभिकारक उधर वाला प्रतिफल, इन दोनों को हम एक तीर से दर्शाते हैं। समझिए, अब देखिए तीर चिन्ह हमें बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। मतलब जो तीर है ये हमें ये बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, प्रतिफल की तरफ हो रही है या फिर अभिकारक की तरफ हो रही है। अब देखिए, ये इधर घूरा है, इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया हमारा सीधा जा रहा है, प्रतिफल बनेगा सीधा जा रहा है। तो तीर चिन्ह हमें यही बताता है। तो एग्जाम्पल देखे थे, जैसे दिया है ए प्लस बी और सी डी। ए बी कोई दो अभिकारक हैं और इससे सी और डी बन रहा है। ए बी आपस में अभिक्रिया किया, सी डी बन रहा है। अब देखिए, ये तीर चिन्ह दिया हुआ ना, इसका मतलब क्या है, ए बी अभिकारक है, अभिक्रिया करके सी और डी बना रहा है। तो तीर चिन्ह हमें यही दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रहा है। तो अभिक्रिया इधर की तरफ हो रहा है। अगर दोस्तों कहीं कहीं आपको चिन्ह ऐसा मिलेगा, इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लिख लीजिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि उससे फिर हम इसे बना सकते हैं। इसका मतलब ये, उससे फिर हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए, इतना तो हो गया। अब हमें याद जानना है कि अभिकारकों का जो प्रतिफल है या फिर उसका अभिकारक है, अभिकार और प्रतिफल, ये इसकी अवस्था क्या है। रासायनिक समीकरण में दो चीज़ होते हैं ना, अभिकारक होते हैं, प्रतिफल होते हैं, इनकी अवस्था क्या है। तो अवस्था जानना जरूरी है। देखिए, अवस्था जानने के लिए हमें कुछ पॉइंटें मैंने लिख दी हैं। ठोस, अगर ठोस अवस्था होगा, भौतिक अवस्था ही होगा, तो भौतिक में कौन कौन आएगा, ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन भी आ जाता है। तो ठोस अगर रहेगा तो एस देंगे उसके लिए, अगर गैस रहेगा तो जी देंगे, अगर द्रव रहेगा तो एल देंगे, अगर जलीय विलयन है तो ए क्यू देंगे, या इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। अब देखिए, मैं उदाहरण समझाता हूँ आपको। ये देखिए, CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम संगमरमर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसका नाम संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट भी है। अब देखिए, इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमारा बनता है CaO। CO मीन्स कली चूना, लिखना है तो लिख लीजिए दोस्तों, कली चूना, जिसको बाजार में जो खरीदते हो ना चूना घर पेंट करने के, वही है CO। जब हम CaCO3 को गर्म करते हैं तो हमारा CaO बनता है और इधर CO2 मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये गैस मुक्त होता है। अब देखिए, गैस जो मुक्त होता है उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, तो समझ में आया दोस्तों। अब देखिए, CaCO3 क्या है, सॉलिड है, ठोस है, इसको हम एस के रूप में दें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।